आज के अखबार। हेलो नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो का डेली मॉर्निंग न्यूज शो आज के अखबार। मैं हूं मानव देव रावत। तारीख है 24 अक्टूबर 2024 और गुरुवार की सुबह है। तो चलिए खबरों में गोता लगाते हैं। सबसे पहले मेरे सामने अखबार है द हिंदू। उसमें तस्वीर है पीएम मोदी, पुतिन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की। हेडलाइन कहती है मोदी शी हेल बॉर्डर पैक्ट सीक टू मेंड टाइज। तो रूस का कजान शहर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच ऐतिहासिक मुलाकात का साक्षी बना। और ये कब हुआ? ये कल हुआ। तो ब्रिक्स समिट के दौरान कल पीएम मोदी और जिनपिंग के बीच 5 साल बाद पहली बार एक औपचारिक बातचीत हुई, औपचारिक बैठक हुई। दोनों नेताओं ने इस द्विपक्षीय वार्ता में एक दूसरे का गर्मजोशी से स्वागत किया। पीएम मोदी और राष्ट्रपति जिनपिंग ने कहा कि भारत और चीन के बीच दोस्ती ग्लोबल शांति के लिए बहुत जरूरी है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत और चीन के लिए एलएसी पर शांति की स्थापना प्रायोरिटी है। भारत चीन द्विपक्षीय समझौते से सीमा विवाद का जल्दी से जल्दी निपटारा होने की संभावना है। और साथ ही भारतीय विदेश सचिव, फॉरेन सेक्रेटरी जिसे बोलते हैं, विक्रम मिस्री ने बताया कि दोनों नेताओं ने एलएसी पर गतिरोध दूर करने के लिए अब तक किए गए प्रयासों की सराहना की है। और गौरतलब बात यह है कि अभी इसी सोमवार को चीन पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर अप्रैल 2020 की स्थिति की बहाली पर राजी हो गया, यानी पीछे हटने को राजी हो गया। ये जो खबर है लगभग हर अखबार के फ्रंट पेज पर है। दैनिक भास्कर के फ्रंट पेज पर भी अखबार है, उसमें उन्होंने कुछ पॉइंट्स और लिखे हैं, कुछ ट्रिविया टाइप की चीजें। तो ट्रिविया क्या है, मतलब इससे पहले कब कब हुआ है जब मोदी और शी जिनपिंग मिले हैं? तो देखिए, अक्टूबर 2019 में महाबलीपुरम में मिले थे वो। फिर मई 2020 में भारत चीन की सेनाएं जब गलवान में भिड़ी थी, लद्दाख में भिड़ी थी, तब मिले थे। नवंबर 2022 में मिले थे जब इंडोनेशिया में G20 हुई थी, लेकिन तब वहां संक्षिप्त अनौपचारिक वार्ता हुई थी। और अगस्त 2023 में भी मिले थे जब दक्षिण अफ्रीका में। और बात करें ब्रिक्स की, तो देखिए जब भारत और चाइना की बात आए तो पाकिस्तान की बात तो घूम फिर के आ ही जाती है। तो देखिए, पाकिस्तान को फिलहाल ब्रिक्स में पार्टनर देश के रूप में शामिल नहीं किया जाएगा। भारत की तरफ से ब्रिक्स के रिप्रेजेंटेटिव धामू रवि के मुताबिक ब्रिक्स की विस्तार सूची प्रक्रिया में पाक नहीं है। भारत, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील के मूल संगठन ब्रिक्स में अब तक 36 सदस्य हैं। पाकिस्तान ने पिछले साल दक्षिण अफ्रीका की समिट में ही ब्रिक्स में शामिल होने की इच्छा जताई थी, उसके लिए आवेदन किया था, लेकिन अब तक उसे इस लिस्ट में शामिल नहीं किया गया है, इस ग्रुप में शामिल नहीं किया गया है। अगली हेडलाइन की तरफ बढ़ते हैं। अगला अखबार जो मेरे सामने है वो है द ट्रिब्यून अखबार। उस पर हेडलाइन है एमवीए पार्टनर्स रीच पैक्ट टू फाइट 85 सीट्स ईच इन महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों को लेकर महाविकास अघाड़ी, यानी जिसे एमवीए भी कह सकते हैं, उसने सीटों का फॉर्मूला तय कर लिया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने कल गठबंधन में सीटों के बंटवारे के फॉर्मूले की घोषणा की। पटोले ने कहा कि कांग्रेस, एनसीपी शरद पवार और शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट 85 और 85 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी। शेष जो 18 सीटें बचेंगी वो समाजवादी पार्टी और साथ में गठबंधन दलों के साथ बातचीत होगी, उस पर उनको दी जाएगी। इससे पहले विदर्भ की 12 सीटों को लेकर कांग्रेस और उद्धव सेना के बीच तनाव आखिरकार शरद पवार की मध्यस्थता से सुलझ गया है। बैठकों के कई दौर के बाद उद्धव सेना के प्रवक्ता सांसद संजय राउत ने कहा, गठबंधन में कोई मतभेद नहीं है, हम 288 में से 270 सीटों पर सहमत हुए हैं, बाकी 18 सीटें छोटे सहयोगियों को देंगे। हालांकि तीनों पार्टियों को 85 सीटें देने के बाद कुल संख्या 255 होती है। ऐसे में बाकी 15 सीटों को लेकर राउत के बयान से उलझन बनी रही। इसके अलावा कल पूरे दिन सुर्खियों में बनी रही कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी, और उनको लेकर आज भी अखबारों में हेडलाइन है। पायनियर अखबार जो है उसमें हेडलाइन है, कहती है प्रियंका गांधी डेब्यूज इन पॉलिटिक्स, नेटवर्थ इन करोड्स। तो पूर्व पीएम इंदिरा गांधी की पोती और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी कल ऑफिशियली चुनाव मैदान में उतर गई हैं। कल उन्होंने केरल की वायनाड सीट से लोकसभा के बाई इलेक्शन के लिए उपचुनाव के लिए नामांकन कर दिया है। कल पट्टा से रोड शो के दौरान 52 वर्षीय प्रियंका ने कहा, मेरे पास राजनीति में 35 साल का अनुभव है और पहली बार 1979 में मेरे पिता जो हैं राजीव गांधी, उनके साथ मैं 17 साल की उम्र में प्रचार अभियान में शामिल हुई थी। उसके बाद से मां सोनिया और भाई राहुल के लिए मैं लगातार प्रचार करती रही हूं। यह पहली बार है जब मैं अपने लिए प्रचार कर रही हूं। और प्रियंका का ये बयान जो है दरअसल जवाब था। जवाब किसको? बीजेपी प्रत्याशी नव्या हरिदास को। नव्या हरिदास जो हैं वो केरल के वायनाड से ही इस बाई इलेक्शन में खड़े हैं प्रियंका गांधी वाड्रा के खिलाफ। नव्या हरिदास ने प्रियंका गांधी के अनुभवी ना होने पर सवाल उठाया था, जिसके बाद प्रियंका गांधी का जवाब आया है।
और बात करें, देखिए प्रियंका गांधी भले ही अब औपचारिक रूप से चुनाव लड़ रही हैं, लेकिन पर्दे के पीछे से वो राजनीति में काफ़ी सक्रिय रही हैं। जैसे कि 1999 में जब लोकसभा चुनाव में मां सोनिया अमेठी से उम्मीदवार थी, तब प्रियंका गांधी उनकी इलेक्शन एजेंट बनी थी और इलेक्शन एजेंट से खुद इलेक्शन लड़ने तक के सफ़र में उन्हें 25 साल लग गए। और बाकी लगातार वो प्रचार करती रही अपने भाई के लिए, भाई राहुल गांधी के लिए, और उनके बयान अक्सर वायरल होते रहते हैं। वो जनता से अक्सर जाके बात करती रहती हैं। तो देखना इंटरेस्टिंग होगा कि अब वो, क्योंकि वाकई राजनीति में है, औपचारिक रूप से राजनीति में है, तो अब उनका स्टैंड किस तरह से रहता है और किस तरह से वो जनता से मिलती हैं और जनता पे उनका प्रभाव कितना बढ़ता है या कितना कम होता है, कांग्रेस का इसको फ़ायदा होता है या नुकसान होता है, देखना इंटरेस्टिंग रहेगा और देखते रहेंगे। अगली हेडलाइन पढ़ने के लिए मेरे सामने है दैनिक भास्कर अखबार। उस पर हेडलाइन है, भाजपा का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष दक्षिण भारत से चुने जाने पर चल रहा है मंथन। तो देखिए, बीजेपी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है हो सकता है दक्षिण भारत से हो। पार्टी ने 15 दिसंबर तक नया अध्यक्ष चुनने का लक्ष्य चुना है। ये हम पहली बार भी आपको बता चुका हूँ मैं, कल या परसों के अखबार में भी इसको कवर किया था हमने। देखिए, प्रदेश संगठनों को कहा गया है कि दिसंबर के पहले हफ्ते तक वो अपने यहाँ का संगठन चुनाव पूरा कर लें, ताकि राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने के लिए पार्टी की संवैधानिक जरूरतों को पूरा किया जा सके। और अध्यक्ष चुनाव से पहले जरूरी जो आम सदस्यता अभियान था उसका काम पूरा हो चुका है और जो सक्रिय सदस्य हैं, एक्टिव मेंबर्स बनाने की प्रक्रिया भी इसी महीने पूरी हो जाएगी। अच्छा, बात यह आती है कि दक्षिण से ही क्यों? बीजेपी के वरिष्ठ नेता का कहना है कि नए राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर संसदीय बोर्ड विचार करेगा। मोदी सरकार की प्राथमिकता में देश के सभी हिस्सों को संगठन और सरकार में रिप्रेजेंटेशन देने की कोशिश करना है और इस लिहाज से विचार चल रहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए दक्षिण भारत का कोई नेता उपयुक्त हो सकता है। क्योंकि देखिए, मौजूदा राष्ट्रपति जो हैं वो पूर्वी भारत से आती हैं, उपराष्ट्रपति पश्चिम भारत से आते हैं और पीएम मोदी तो क्योंकि वाराणसी से सांसद हैं तो कहा जा सकता है कि नॉर्थ से आते हैं, उत्तर भारत से आते हैं। और इसीलिए संभावना है कि इसको बैलेंस आउट करने के लिए, रिप्रेजेंटेशन देने के लिए सरकार में जो नए राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो दक्षिण से चुने जाएं। इससे पहले वाजपेयी सरकार के दौरान दक्षिण भारत से 3 शख्स राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे। ये थे बंगारू लक्ष्मण, जना कृष्णमूर्ति और वेंकैया नायडू। और पीएम मोदी के 2 कार्यकाल में राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तर और पश्चिम भारत के रहे हैं। और दक्षिण के दिग्गज नेताओं में जो शुमार हैं अभी इस वक्त, तो प्रहलाद जोशी हैं, एल मुरुगन हैं, जी किशन रेड्डी हैं, के अन्नामलाई हैं, के ईश्वरप्पा हैं और निर्मला सीतारमण हैं। तो देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होंगे। शुरुआत करते हैं स्टेट्समैन अखबार की एक हेडलाइन से। हेडलाइन है, आईटी मिनिस्ट्री स्लैम्स एलन मस्क रन एक्स फॉर एबिटिंग क्राइम आफ्टर 100 फ्लाइट बॉम्ब थ्रेट्स। तो भारतीय विमानों को लगातार मिल रही बम धमकियों के बीच केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, मेटा और एयरलाइन कंपनियों के साथ कल एक वर्चुअल मीटिंग की और सरकार ने पूछा कि आपने इन खतरनाक अफवाहों को फैलने से रोकने के लिए क्या किया। जो हालात हैं उनसे जाहिर होता है कि आप इस जुर्म को बढ़ावा दे रहे हैं। अखबार कहता है कि पिछले 9 दिन में 170 से ज्यादा विमानों को धमकी मिली है और रिपोर्ट्स की माने तो धमकियों के चलते एविएशन सेक्टर को करीब 600 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। देश में यात्री विमानों को लगातार मिल रही धमकियों का सिलसिला जारी है और बीते मंगलवार को भी 50 से ज्यादा फ्लाइट्स को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। और 21 अक्टूबर को केंद्रीय एविएशन मिनिस्टर राम मोहन नायडू ने बयान भी दिया था, कहा था कि ऐसे धमकी देने वालों के नाम नो फ्लाई लिस्ट में शामिल किए जा सकते हैं। सरकार विमानन सुरक्षा नियमों और सिविल एविएशन सुरक्षा के विरुद्ध गैर कानूनी कृत्यों का दमन अधिनियम 1982 के संशोधन की योजना बना रही है। और इस धमकी को लेकर केंद्र सरकार के 4 मुख्य एक्शन अगर आप चाहें तो देखे जा सकते हैं। पहला, एयर मार्शल जो जितने भी हैं उनकी संख्या दोगुनी कर दी गई है। CISF, NIA को और IB को इस मामले की रिपोर्ट देने को कहा गया है। दूसरा, एयरलाइंस के CEOs के साथ बैठक करके इन धमकियों से निपटने के ऊपर चर्चा की है केंद्र सरकार ने। तीसरा और एक बड़ा कदम है DGCA प्रमुख को हटाना। इससे पहले जो DGCA के प्रमुख थे वो विक्रम देव दत्त थे, जिनको हटाकर अब कोयला मंत्रालय का सचिव बना दिया गया है। इसके अलावा दैनिक भास्कर अखबार के बिजनेस पन्ने पर जब मैं आया, जो कि 9वें नंबर का पन्ना है, तो मुझे यहाँ पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी हेडलाइन नजर आई। चीन से कारखाने भारत शिफ्ट करेगी जर्मन कंपनियां, 4.5 लाख करोड़ निवेश आएगा। तो देखिए, जर्मन चांसलर जो हैं ओलाफ शोल्ज, वो आज भारत के दौरे पर आ रहे हैं। जर्मनी उम्मीद कर रहा है कि भारत में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने से चीन पर उसकी जो डिपेंडेंसी है वो कम होगी। 6 साल में जर्मन कंपनियों का भारत में निवेश 4.5 लाख करोड़ तक पहुंच सकता है। ये अभी से दोगुना है। कारों से लेकर लॉजिस्टिक्स तक जर्मन कंपनियों को भारत में तेज इकोनॉमिक ग्रोथ की संभावनाओं से बड़ी उम्मीद है।
जर्मन चैम्बर ऑफ कॉमर्स DYHK के विदेशी व्यापार प्रमुख वोल्कर ट्रायर ने भी कहा था कि 2022 में भारत में जर्मनी का प्रत्यक्ष निवेश जो है, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है, $27 अरब का था और ये चीन में उसके निवेश का करीब 20% है। उसका मानना था कि यह हिस्सेदारी 2030 तक 40% तक पहुंच सकती है। ट्रायर ने कहा था कि चीन से हम पूरी तरह निकल नहीं सकते, लेकिन भारत जर्मन कंपनियों के लिए साल दर साल ज्यादा महत्वपूर्ण बनता जाएगा। जर्मनी की जो इकोनॉमी है वो एक्सपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी है और वो एक्सपोर्ट से ही अपनी इकोनॉमी चलाता है, उसको वहीं से सबसे ज़्यादा फायदा होता है। अगर आप इसके बारे में थोड़ा और पढ़ना चाहें, अंदर तक समझना चाहें, तो आप दैनिक भास्कर अखबार के 9वें पन्ने पर आकर इसे पढ़ सकते हैं। बात करें खेल से जुड़ी खबरों की, तो दैनिक भास्कर अखबार में ही एक हेडलाइन नजर आती है मुझे, खतरे में 12 साल का घरेलू विजय अभियान। तो भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरा टेस्ट आज से शुरू होगा। मैच सुबह 9:30 बजे से पुणे में खेला जाएगा। ये पुणे में कुल तीसरा और साल 2019 के बाद पहला टेस्ट मैच है। तब अक्टूबर में खेले मैच में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को पारी में 137 रन से हराया था। लेकिन टीम इंडिया के लिए सीरीज बचाने की बड़ी चुनौती है। बेंगलोर में हुए पहले टेस्ट में टीम इंडिया 8 विकेट से हार गई थी और 3 टेस्ट की सीरीज में 0-1 से पिछड़ रही है। अगर भारतीय टीम पूरे टेस्ट भी हार जाती है तो ये सीरीज गंवा देगी, जो उसकी घरेलू मैदान पर 12 साल बाद पहली टेस्ट सीरीज हार हो सकती है। टीम इंडिया ने घर पर आखिरी टेस्ट सीरीज साल 2012 में इंग्लैंड से हारी थी, जिसके बाद से टीम में कोई भी सीरीज ड्रॉ नहीं हुआ है। यानी कि अगर न्यूजीलैंड टीम पुणे का टेस्ट ड्रॉ भी करवा पाती है तो भारत के घरेलू अभियान के लिए यह कड़ा चैलेंज होगा। न्यूजीलैंड के पास भारत में पहली बार टेस्ट सीरीज जीतने का शानदार मौका है। बात करें टीम की, तो पहले टेस्ट में चोट की वजह से बाहर चल रहे शुभमन गिल दूसरे टेस्ट में वापसी के लिए तैयार हैं। इसका मतलब है कि मिडिल ऑर्डर से या तो KL राहुल या सरफराज खान किसी एक को जगह खाली करनी पड़ेगी। हालांकि सरफराज खान ने पिछले मैच में 150 रन की जबरदस्त पारी खेली थी, ऐसे में पूरी संभावना है कि राहुल को बाहर बैठना पड़े। तो जरूर देखिएगा ये मैच। और अभी मैं आपसे लेना चाहूंगा इजाजत। कल फिर होगी मुलाकात ताजा अखबारों ताजा खबरों के साथ।